सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महरुख शहरियार। साल 2026 का पहला बड़ा गूंजदार जियो स्ट्रेटेजिक अटैक अमेरिका ने 36 साल के बाद लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में गैर मामूली और तारीखी ऑपरेशन करते हुए सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल कर दिया है। तेल, मिनरल्स और कुदरती वसाइल से मालामाल वेनेजुएला एक मरतबा फिर सुपर पावर के निशाने पर है। इस मुदाखलत का अंजाम क्या होगा? अमरीकी हमले के बाद खित्ते और दुनिया के कई ममालिक को बिलवास्ता और बिलावास्ता धमकियों का तासुर मिल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमेरिका से बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि इक़्तिदार की महफूज मुंतकली तक अमेरिका वेनेजुएला के मामलात खुद चलाएगा। ये सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद मामला नहीं रहेगा। आज वेनेजुएला है, यकीनी तौर पर कल कोई और होगा और फिर कोई और। अमेरिका की बदलती और जारहाना पॉलिसी आलमी अमन के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो रही है। इसी तनाजुर में ईरान में जारी मुजाहिरों में भी शिद्दत आ रही है, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ने लगे हैं। अहम सवालात ये हैं कि क्या अमेरिका के वेनेजुएला हमले पर असल मकासद हैं क्या वेनेजुएला अमेरिका को जवाब देने की पोजीशन में है भी, और क्या दुनिया एक नए ताकत के तसादुम की जानिब बढ़ रही है? क्या साल 2026 अमन का साल होगा या ये साल नई जंगों का तयन करेगा? इसी मामले पर बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए सर। गुज़िश्ता रोज़ हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये अटैक किया गया, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस पहले बड़े जियो स्ट्रेटेजिक अटैक के ऊपर हैं। इस पूरे मामले को किस तरह से सम अप करेंगे कि 2026 का जो आगाज़ है वो अमेरिका की जानिब से इस तरह से किया गया है? क्या इसके आउटकम निकल सकते हैं और क्या इसके मनफी असरात हो सकते हैं पूरे खित्ते की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर? कोई नई बात नहीं है, कोई तूफान दुनिया में आता नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ एक अनसर्टिनिटी सी तो है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सोने की जिस तरह कीमत बढ़ रही है, जिस तरह के बाकी मामलात में अफरा तफरी इकनॉमिक जो लैंडस्केप है उसमें इसका नज़र आता है शाख्साना। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक नई बात नहीं है कि मैनुअल नोरागुआ जो थे पनामा के, उनको पहले अरेस्ट किया गया है। सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करके ह्यूमैनिटी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर और ड्रग ट्रैफिकिंग पर निकारागुआ को पनामा के प्रेसिडेंट को किया गया है। इसी तरह माडुरो को अभी दोबारा ड्रग के सिलसिले में बहाना बना के किया गया है। इसी तरह जुआन ओरियांडो वो उसमें है होंडोरियन प्रेसिडेंट हैं होंडोरस के, उनको 2022 में अरेस्ट किया गया था। उस वक्त कोई तूफान नहीं आया था और उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं आया था। अब थोड़ा सा यह है कि कुछ पॉलिटिकल गर्मा गर्मी होगी नेशनल पॉलिटिकल सिनारियो में, क्योंकि चीन और रशिया बहुत ज़्यादा उनके साथ लिंक थे वेनेजुएला के। और उसकी क्या वजह क्या थी? क्योंकि चीन और रशिया के ऑयल का कारोबार बहुत ज़्यादा था। और बहरहाल बाकी तो ड्रग वगैरह के बहाने तो अपनी जगह पर, बाकी मैंने आपको बता दिया दूसरे सरबराहान जो नॉर्थ अमेरिका के एक दो हैं उन पर भी यही इल्ज़ाम थे और सद्दाम हुसैन पे खैर मुख्तलिफ इल्ज़ाम था। तो उसमें 303 बिलियन बैरल का रिजर्व है ऑयल। दुनिया के 17% ऑयल की ज़रूरत पूरी होती है इस वेनेजुएला से, और साथ में 1.2 मिलियन बैरल रोज़ाना की उनकी प्रोडक्शन है। तो जाहिर है वो एक उस लिहाज से तो एक कंट्री है जो वाकई में एक मैटर करता है। फिर कंडेम किसने किया है इस पर? ज़्यादा ने नहीं किया है। मैंने जैसे कि बताया रशिया चाइना के साथ उनके काफ़ी लिंक है, लेकिन क्योंकि उस ग्रुप में बाकी जो ममालिक हैं, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, कोलंबिया हो गया, क्यूबा हो गया, चिली हो गया, ईरान, मैक्सिको, रशिया, जर्मनी, इटली ने बहरहाल एक अच्छा काम दिखलाया है, वरना तो वेस्ट के बहुत कम कंट्रीज ने इसको किया है। और कनाडा ने कहा कि लॉ को प्रिवेल करना चाहिए। इसी तरह 2-3 और मुल्क हैं। अफ्रीका ने बड़े दबंग तरीके से मुखालफत की है, साउथ अफ्रीका ने। तो कंट्रीज ने किया है, ये 1 दर्जन के करीब है, 193 ममालिक में से बाकी खामोशी है। तो होगा क्या? असल चीज़ ये है, ये आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे। पहली तो बात यह है कि जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है, जिससे कोई मुझे ज़्यादा जिस तरह के
इजलास बड़े होते रहे, गजा के बारे में, कश्मीर के बारे में इजलास भी होते हैं, रेजोल्यूशन भी पास होते हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेबल रेजोल्यूशन पास इसलिए नहीं हो सकता कि ये अमेरिका की तरफ से एक्शन हुआ है और वो वीटो पावर है, अमेरिका फौरन वीटो हो जाएगा। अगर कोई ऐसी बात हुई जो इस एक्शन के खिलाफ होगी तो अमेरिका उसको वीटो कर देगा। लिहाजा इसमें वही बुलबुल की तड़ियों में रगे गुल का ये भी बताएगा क्या इस वक्त वेनेजुएला इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को कोई जवाब दे सके, छोटा मोटा ही सही, क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अब वेनेजुएला की तरफ से रिएक्शन क्या आएगा। और दूसरी चीज़ ये, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज क्लियर कहा है कि हम किसी भी मुल्क का तसल्लुत यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी अपनी रियाया, हमारी अपनी कौम है, हमारी अपनी हुकूमत है, और इस वक्त जो हमारे सदर हैं वो एक यरगमाली के तौर पर हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि कोई अब रिएक्शन आएगा? नहीं, देखें, पहले इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन मुल्क है अस्करी लिहाज से खास तौर पर, और इकोनॉमी के लिहाज से वेनेजुएला का और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बहरहाल अस्करी बात हो रही है, अस्करी लिहाज से $90 बिलियन का अमेरिका का है अस्करी बजट, यानी कि मिलिट्री बजट, और इसका वेनेजुएला का 15 बिलियन भी नहीं है, पूरा 20 के करीब। तो वो उसका कोई मुकाबला नहीं है मिलिट्री का। आपने देख ही लिया कि जिस अंदाज में ऑपरेशन हुआ, सिर्फ 40 अफराद सिविलियंस मिला के वो जाँ बाग हुए हैं, और जो वहां से तो सिर्फ गोली एक या दो थोड़ी सी गोली चली है, जिसे एक हेलीकॉप्टर को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वापस उड़ के वापस चला गया। वो 150 जहाज हवा में थे, कुछ नहीं हो सका, सारी जैमिंग कर दी गई थी। तो लिहाजा वो जहां तक ताल्लुक है रिएक्शन का, हाँ, वहाँ के पब्लिक में हलचल होगी, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें कुछ दिन हलचल रहेगी, कुछ जुलूस जल्द से निकलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कोई चीज इस पे नजर नहीं आती। लेकिन एक ट्रेंड जो ये बन गया है, पहले तो था अपनी जगह पर, लेकिन इस मंजरनामे में जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का मंजरनामा इस वक्त है, ईरान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ताइवान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, यूक्रेन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि एक चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का, उस चार्टर की कुछ ना कुछ पासदारी होती थी, बड़े मुल्क भी करते थे। लेकिन अब अगर माइट इज राइट, तो फिर कल को इजराइल पहले ही लबनान पर और सीरिया पर और उसके अलावा जो फलस्तीन पर, कतर पर, 5-6 कंट्रीज पर तो हमले कर चुका है, और ईरान पर भी। तो मजीद ईरान पर भी वैसे भी धमकियां दी जा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को कह दिया है कि भाई अगर आपके पास जल्द से जरूर निकले, अगर आपने उनको फायरिंग करी आपने और लोग हलाक होंगे, तो हम उनकी मदद करेंगे। इसका मतलब मदद किस तरह करेंगे? इसी किस्म की मदद। सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि अमेरिका के अंदर से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं वो खामोश है, बड़े मुजाहिरे वहाँ पर हो रहे हैं, और फिर जिनकी ओपोनेंट पार्टीज हैं। इसके अलावा आप देखें कि जी ममदानी ने उसको फोन करके बोला है ट्रम्प को कि भाई मैं तो खुलेआम इसकी मजम्मत करता हूँ, आपको ये नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, मजम्मत दर मजम्मत आप सुनेंगी। जिस तरह गजा के बारे में अमेरिका में कितने कितने इंसानों का समुद्र निकला था ना, इसी तरह बरतानिया में भी इंसानों का समुद्र निकला था और मजम्मत की गई थी, लेकिन उससे ज्यादा इस पे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक नफसियाती असर जरूर पड़ेगा। सियासी लोग हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी सियासी पार्टी है, उस पर एक नफसियाती दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन इस एक्शन को काफी सोच समझ के महसूस होता है लिया गया है अमेरिका की तरफ से। तो ये पब्लिक की जो एक रिएक्शन है, उसके दो वजूहात हैं। एक तो जो उनकी रेटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो अब कोई 35% रह गई है, पहले वो 50, 51, 52, 55 तक भी जाती थी, तो इस लिहाज से रेटिंग कम हुई है। दूसरी चीज ये है कि अगले इलेक्शन में इसका असर पड़ सकता है, जब इलेक्शन जिसमें कि रिपब्लिकन का मामला सामने आएगा। लेकिन उसके अलावा इससे ज्यादा ये नहीं आप समझें कि इसको मोडोरो को वापस कर के दोबारा उधर सदर बैठा देंगे। जहां तक वाइस प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपने मुल्क में रहना है, तो अवाम का भी तो हम गुस्सा होता है कि भाई हमारे चाहे अच्छा था, खराब था, डिक्टेटर था,
या जो भी था, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क से उठा के ले गए हैं हमारे सदर को यहाँ से, और वो अरेस्ट करके ले गए, आंखों पे अच्छा, पट्टी आप बांध के ले प्लानिंग का गए। तो अंदाजा ये करें तसीब कि सी अब चीज़ कानो है। कान किसी को खबर नहीं हुई, रातों रात ये ऑपरेशन हुआ, अब गिरफ्तारियां भी हो गई और सब कुछ हो गया, और फिर उसके बाद एकदम से खबर आती है, इतनी बड़ी खबर बनती है, वो फिर पूरे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी जगह ले लेता है। खैर, लास्टली ये भी बताइएगा मुझे कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते नजर आए हमें पिछले साल, गुज़िश्ता साल, कि मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, मैं अमन कदाई एंड ऑल दैट, सो डू यू थिंक सो कि आने वाले वक्त में क्या वो ये दावा दोबारा कर सकेंगे? क्योंकि इस हवाले से तो ज़ाहिर सवालात तो उठ रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 8 जंगें रुकवा चुके हैं और 9वीं जंग तकरीबन रुकती नजर आ रही है यूक्रेन की। रहा सवाल कि ये रिजीम चेंज का, तो मैंने आपको मिसालें कोई दे दी 6-7, और ये रिजीम चेंज तो अगर आप वैसे थोड़ी सी तहकीक की जाए तो मालूम होगा आपको कि कोविड तरीके से, और ये तो बड़ा ओवर तरीके से, जाहिर ज़हूर तरीके से ये किया गया है, लेकिन कोविड तरीके से तकरीबन 24-25 ममालिक के रजीम चेंज किया गया है, यानी कि CIA के जरिए, बाकी मामलात के जरिए। तो क्योंकि एक ताकतवर मुल्क है, वो चाहता है कि जिस तरह उसके जो मफाद में चीज़ है उसके मुताबिक वो करे, और उस मफाद के लिए इंटरनेशनल कानून की जो है उसकी कोई पासदारी नहीं की जाती। दरअसल हुआ क्या हो क्या रहा है दुनिया में, और दरअसल दुनिया में है ही ताकत जिससे जोर बाजू, हम पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान ने अपने जोर बाजू दिखलाया, अपनी अस्करी कुव्वत दिखलाई, तो दुनिया में उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की उड़ान भी बढ़ पड़ी, उसके बाद पाकिस्तान की पजीराई भी बढ़ी, और अब पाकिस्तान उस अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी पजीराई और अपने इमेज और अपने प्रोफाइल के बाद अब उससे इकोनॉमिक के समरात, यानी कि अब उससे मईशत के समरात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और इंशाल्लाह कर लेगा। तो मकसद कहने का यह है कि माइट एंड राइट, अगर आप अस्करी तौर पर मजबूत हैं, और अगर आप पूरी अपने, क्योंकि देयर इज नो हायर पावर, एक जो पहले यूनाइटेड नेशंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस अगेन, टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे बस वन लाइनर दे दीजिएगा कि ये अगला हदफ अफगानिस्तान हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चमगोइयां भी हैं अब फॉर द रिजीम चेंज। जी हाँ, चमगोनियां अफगानिस्तान के अलावा ईरान के लिए बहुत पहले से कोशिश की जा रही है, और जिसके मुज़र असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे, क्योंकि ईरान पर अगर एक्शन होता है तो उसके फॉल आउट पाकिस्तान पे आएगा, अफगानिस्तान पर एक्शन होता है तो रेफ्यूजीज का सिलसिला दोबारा फॉल आउट आएगा। यस, इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, इट्स पॉसिबल। जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर एम्बेसडर अमीर अहमद खान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, हम मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें क्या हलचल हो रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर दुनिया भर में सियासी मंजरनामे और ताकत तब्दील होती नजर आ रही है, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। सियासत के बाद अब मुज़ाकरात का शोर है। अब ये मुज़ाकरात कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, इनका क्या आउटकम निकलता है, और इस दौरान बड़ी बड़ी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो स्ट्रीट मूवमेंट थी उसका अब रुख सिंध और कराची की जानिब होगा बहुत जल्द। लेकिन अच्छा पहलू ये है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बाहें फैलाकर इस्तकबाल करने की दावत दे दी गई है। कहा गया है कि कराची के मशहूर खाने भी खिलाए जाएंगे और सोहेल आफरीदी साहब को प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। यकीनन अच्छा जेस्चर है, और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि वो जहां चाहें जल्द से जुलूस कर सकते हैं, जिससे मुलाकात करना चाहें मुलाकात भी कर सकते हैं। तमाम पर सूरत हाल पर बात करेंगे और अहाता करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेंगे। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। खुर्रम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। बार बार अब ये सियासी डायलॉग की बात हो रही है। गुज़िश्ता साल तक हमने देखा है कि जो सियासी डायलॉग हैं वो डेड लॉक तक रहे, लेकिन इस दफ़ा चूँकि हर जगह से ही ऐसी आवाज़ आ रही है तो लग ही रहा है कि हतमी कोई फैसला इसका निकल सकता है, कोई हतमी आउटकम सामने आ सकता है। आप क्या समझते हैं, कब तक आएगा? देखिए मारूख, सियासी डायलॉग जो है ये तो एक बुनियादी चीज़ है जिसे बहुत स्टार्ट में हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं डायलॉग जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, डायलॉग होता है कि कोई एक तीसरा फरीक मौजूद हो जो दोनों की बात सुनकर, या जिस तीसरे फरीक के पास ऐसा इख्तियार हो कि वो एक को गलत और एक को सही कह सके, या जो जहाँ पर सही है उसकी तायीद कर सके, जो जहाँ पर गलत है उसको गलत कह सके। अब ये जो सिचुएशन है, या जिस पार्टी के साथ आप डायलॉग कर रहे हैं, आप चाहे इट्स अ गुड जेस्चर, आपको करना चाहिए, उनको भी ये डायलॉग बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कौन सा ऐसा फरीक है जो इनको ये बावर करा सके कि आप यहाँ पर गलत हैं, या इन नुकात को आपने अपनों को दुरुस्त करना है और आप आगे ऐसे चलेंगे। डायलॉग तो इसलिए होता है ना कि मामला सेटल हो और आप उस सेटलमेंट के बाद अपनी गलतियाँ, कमज़ोरियाँ, जो भी चीज़ें हैं उनको दूर करते हुए आगे चलते हैं।
तो जो मर्जी करते रहे हवा। मेरा इसके ऊपर जो मैं यही कहूँगा कि ये मुज़ाकरात आप जितना मर्जी खुशदिली के साथ कर दें, इसका कोई फाइनल नतीजा नज़र नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिस पे कहें कि ये कोई अच्छे नताइज की तरफ जाकर रुकेगा जाके। मेरा तो इसके ऊपर टेक ही है। लेकिन खुर्रम साहब, वजह क्या समझते हैं इसकी? क्यों आपको कोई आउटकम इसका निकलता नजर नहीं आता? रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या जो हुकूमत की पेशगी शराइत हैं वो मामले में अटक सकती हैं, हुकूमत खुद इस मामले को अटका सकती है, या अपोजिशन का मसला बन सकता है? अपोजिशन का तो चैप्टर ही क्लोज कर देना। अपोजिशन जब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपोजिशन का किरदार ही अदा नहीं कर रही तो अपोजिशन तो है नहीं। अब आपका ये जो डायलॉग है इसमें कौन सा फरीक गलती मानेगा अपनी? कोई भी चीज़ ठीक तब होती है या वो अपने नताइज तब हासिल करती है कि मैं और आपके दरमियान कोई इशू है तो मैं गलती तस्लीम करूं कि हाँ मारूख यहाँ पर मैं गलत था, और माजिद निज़ामी साहब मुझे कहें कि हाँ आपने गलती की और मैं इनकी भी बात मानूं, और फिर मैं कहूँ चलें बैठ के अपना अगला को रास्ता निकालते हैं। मुझे अब तक कोई आप ऐसी चीज़ दिखा दें कि जिसके साथ आपके मुज़ाकरात हैं, जिसके साथ आपके इश्कालात हैं, या जिसके साथ आपके मसाइल हैं एक ग्रुप के साथ, क्या वो अपनी कोई गलती तस्लीम करने को तैयार है? क्या वो किसी ऐसे नुक्ते पर कि जहाँ पर डेडलॉक है उस गांठ को या उस गिरा को वो खोलने के लिए तैयार है? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आता। तो ये टाइम तो गुजर जाएगा, ये कुछ दिन महमूद खान अचकज़ई की रौनक और लग जाएगी, महमूद खान अचकज़ई लाइमलाइट में रहेंगे। कितना मज़े की बात है कि एक आदमी जिसकी एक सीट हो टोटल, और वो एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर उसकी बड़ी सारी तस्वीर भी लग रही हों और उसके इश्तिहार भी लग रहे हो, तो महमूद खान अचकज़ई तो चाहेगा कि मुज़ाकरात भी होते रहें और थोड़ा लंबा होते रहें, लेकिन किसी प्रोग्रेसिव रिज़ल्ट की तरफ जाना, ये कोई भी संजीदा आदमी इसके बारे में अगर को कह दे कि वो समझता है कि कोई प्रोग्रेसिव रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो उसका नाम ले ले, हमें तो नज़र नहीं आता। ये मालूम सही है। निज़ामी साहब, आप कितना सेकंड करेंगे इस बात से कि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई आउटकम निकलता नज़र नहीं आता, कोई रिजल्ट निकलता नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आ सका है, कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है, लेकिन हाँ बातें ज़रूर हो रही हैं। अब एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई जा रही है, जाहिर सी बात है, हमने देखा कि नेशनल डायलॉग कमेटी अब कौमी कॉन्फ्रेंस की जानिब बढ़ रही है। क्या समझ रहे हैं इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकता है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें पहले नुक्से से तो मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है कि पहले हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में नवाबजादा नसरुल्लाह, काजी हुसैन अहमद, शाह अहमद नूरानी, वली खान, इस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल मौजूद थे। लेकिन चूंकि अब पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर इस तरह की बड़ी शख्सियात मौजूद नहीं हैं, लेकिन मामला फिर वही है कि बातचीत तो होनी है, उससे अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसका बुनियादी मामला ये है कि दोनों को, हुकूमत को और अपोजिशन को, इस वक्त इस बात की जरूरत है। अपोजिशन का मसला ये है कि उनके ऊपर जो मुश्किलात हैं या सियासी इंतकाम की जो फिजा है उसका दौरानिया बहुत तवील हो गया है, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में इमरान खान से नीचे जो लीडरशिप है, जो कोट लखपत जेल में है, या इसके अलावा इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टियां हैं, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि अगर इमरान खान इस तरफ नहीं आते तो क्या पूरी पार्टी को इस मुश्किल में रखना है या नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि अभी 3 साल बाकी हैं और असम्बलियों की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, तो उनका तो ये इशू है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की साइड से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और उसमें मामला सियासी नहीं है, उसमें मामला मुआशी इस्तेहकाम का है। SIFC के जो जिम्मेदार जनरल हैं वो एक कदम इत्मीनान कर चुके हैं। फिर इसी तरह 27 दिसंबर को बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें तो आपको सियासी मसाइल का हल निकालना होगा। आज मौला बख्श चांडियों ने भी सिंध में इससे मिलती जुलती बात ही की है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना किरदार अदा करना होगा। तो हुकूमत का इशू ये है कि हुकूमत सिर्फ ताकत में, गुरूर में, तकब्बुर में, घमंड में हुकूमत नहीं कर सकती। उनके पास अभी 3 साल हैं, तो 3 साल अगर वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करे, वो अपने इस मौजूदा मोड से निकलें कि जिसमें हर 6 महीने बाद IMF से एक इंजेक्शन लगवाया जाता है, तो उनके लिए भी इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा कि चीज़ें इस तरह से चलाई नहीं जा सकती। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तभी आपके पास
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्राफ जो है, जो नीचे जा रहा है, वो ऊपर जाएगा। इसी तरह कल जो रिपोर्ट आई है कि बरामदात और दरामदात का जो तिजारती खसारा है वो बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट के ये इश्यूज हैं। अगर गवर्नमेंट को इस चीज की रियलाइजेशन होती है तो फिर सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकलेगा। लेकिन दबाव से, जेलों से, गिरफ्तारियों से, जबर से हुकूमत ऑर्डर तो ठीक कर लेगी, लॉ एंड ऑर्डर तो अपने काबू में रख लेगी, लेकिन फिर मुआशी इस्तेहकाम का जो मसला है वो अधूरा रह जाएगा। अवाम की जो मुश्किल है, जो परेशानी है, उसमें फिर वक्त के साथ साथ इजाफा होगा। सही है। अब खुर्रम साहब क्या समझते हैं, कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो इन तमाम लोगों को टेबल पे बिठा सकता है? एक तो ये, और दूसरा ये कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट भी ये सारे मामले पर ऑन बोर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर ये दोनों तो मान चुके हैं मुज़ाकरात के लिए, तो फिर हर्डल किधर है? मारूफ, कौन मान गया कौन नहीं मान गया, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं ना। माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि हम सियासतदान हैं, बिल्कुल, और हमें आइडिया है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, और सियासी इस्तेहकाम के लाने के लिए सियासी जो क़ुव्वतें होती हैं वो सियासी प्रोग्रेसिव रास्ता एडॉप्ट करती हैं, ना कि लड़ाई झगड़े का, जदल जंग का और ऐसे अलकाबात का कि जिसमें कहा जाए कि अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसको भी एक साइड पे रखें। वैसे सियासी इस्तेहकाम से ज़्यादा IMF का तज़किरा किया माजिद निज़ामी साहब ने। IMF ने एक रिपोर्ट शाया किया, हम सारे उस रिपोर्ट को ना थोड़ा सा ऐसे करके रखते हैं कि उसकी बात ही ना की जाए। मैं, कई दोस्तों ने कहा ये IMF रिपोर्ट क्या है, मैंने कहा भाई ये IMF रिपोर्ट जो है ये एक चार्ज शीट है अगेंस्ट अस। अगर हम समझें ये हमारे पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं और फॉर सच अ लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट आ रही है, हमारे ये वो मसाइल हैं, ये हमारी जगह हैं जहाँ से हम अपने मुआशी इस्तेहकाम को ना पाने की वजूहात हमारी ये हैं जो IMF रिपोर्ट जिसकी बात कर रही है। IMF रिपोर्ट अच्छा, जो है, टू इंटरप्ट यू खुर्रम साहब, उस रिपोर्ट को तो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। 2-3 दिन तक खामोशी रही, लेकिन अगले दिन 2-4 दिन के बाद हमने देखा कि आके टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी गई कि वो जो रिपोर्ट है वो तो झूठ पर मबनी है, हम उसको मानते ही नहीं है। सो अब क्या किया जाए फिर? मारूख, हम लोग जो है ना माजिद साहब, मैं, आप बैठ के हम 10 चीज़ें कहते रहे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, चाहे हम शवाहिद भी दे दें। IMF की रिपोर्ट को ना मानना वाली तो अब ये फिर हम आपस में ही कर सकते हैं। कौन है जो IMF की रिपोर्ट नहीं मानेगा, कौन है जो IMF की शराइत नहीं मानेगा, कौन है जो IMF के साथ बैठेगा नहीं? ये तो हम खुद जो मर्जी कहते हैं, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट एविडेंस बन जाता है, एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, और IMF मैटर करती है आपके लिए और हमारे लिए। या तो हम कहें कि जी IMF है ही नहीं, निकल जाओ सारे और हम खुद चला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर जैसे मामलात चल रहे हैं और दुनिया जिस तरीके से कनेक्टिविटी कर रही है, IMF की रिपोर्ट कहती है कि ये मामलात ठीक करोगे तो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये एक चैप्टर ही लहदा है कि इसको किसी दिन फिर खोल के रख देते हैं कि इतने ज़्यादा सफ़ात उन्होंने लिखे किस चीज़ के ऊपर। अब आ जाते हैं सियासी इस्तेहकाम की तरफ। तो अगर सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुल्क का मुआशी निज़ाम ठीक होना होता तो इस पॉलिटिकल पार्टी को ओपोजिशन के अंदर बैठ के प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिक्स है ओपोजिशन की वो करना चाहिए थी। अगर हमारे साथ को बैठ के ये बात करेगा तो हम कहेंगे कि भाई इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हम वो लोग थे जिन्होंने कहा कि ये रास्ता अडॉप्ट ना करो, पॉलिटिकल अप्रोच को जारी रखो और मुल्क को आगे लेके जाने की सोचो। लेकिन हर उस चीज़ को जिससे मुल्क की मुआशी तरक्की होनी थी, एक गिरोह, एक फरीक, इस पार्टी ने हर उस जगह को रोकने की कोशिश की। राइटिंग लेटर्स टू IMF, इस प्रोग्राम को ऐसे डीरेल कर दो, इस प्रोग्राम को ऐसे डीरेल कर लो। गुड गवर्नेंस ज़रूरत है मारूख, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, गुड गवर्नेंस की हमें ज़रूरत है। चाहे KP के अंदर 13 साल हो गए गवर्नमेंट को, हमें पूछना चाहिए कि आपने इन 13 सालों के अंदर क्या दिया आमतुन्नास को। तो ये जो बत्ती है ना महमूद खान चकजई की छतरी के नीचे जो एक सियासी इस्तेहकाम लाने का एक बहुत बड़ा किया जा रहा है, और बड़ा एक टर्म इस्तेमाल की माजिद साहब ने, उन्होंने कहा कि जी कि इनके साथ जो एक इंतकामी सियासत की जा रही है। कौन सी इंतकामी सियासत? यानी एक आदमी है वो सुबह पत्थर मार के शीशा तोड़ देता है, शाम को गाड़ी की लाइट तोड़ देता है, शाम को उसके बच्चे आके गाड़ी के टायर से हवा निकाल लेते हैं, और आप आज तक उनको पकड़ कर किसी कटहरे में नहीं ला सके। इंतकाम कौन सा लिया गया इस मुल्क के अंदर? इंतकाम का मानी बड़ा खतरनाक है। यहाँ तो बदला भी किसी ने नहीं लिया बेमिसल कि जितना तुमने नुकसान किया हम तुम्हारा उतना तो नुकसान कर दे।
उनको तो वो तो एक ऐसे रास्ते पर चला हुआ पूरा ग्रोह है, और हम उनके अंदर रह के आए हैं। हम बुनियाद हैं उस ग्रोह की कि देखें ये जो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, अब इस रास्ते से आपने अपना पॉलिटिकल चैप्टर क्लोज कर दिया। और ये जो माजिद साहब ने कहा ना कि या आपने कहीं कहा कि उनके अरकान को अब होश आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ये रविश नहीं चलेगी। होश उनको पहले दिन का था। ये जितने अंदर बैठे हुए हैं MNAs जो बैठे हुए हैं, उनको पहले दिन से पता था कि ये रविश नहीं चलेगी। लेकिन ये पर्क्स, प्रिविलेजेस, तनख्वाहें, मौजें, ये जो सारी लगी हुई हैं, उसके पीछे उन्होंने उस एक फर्द की गुलामी का तोक गले में पहनकर क्लेम ये कर रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कोई किसी को इस्तेकाम से नहीं पड़ी हुई। हाँ, ये तमाम ओपोजिशन के अंदर, सो कॉल्ड ओपोजिशन के अंदर बैठ कर भी मारूख इनकी जिंदगियां बड़ी अच्छी गुजर रही हैं। इनके साथ जुड़े हुए यूट्यूबर्स से लेके इनके MNA से लेके दे आर लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ। इनकी बीवियों के बाहर के ट्रिप्स निकाल के देख लें, और इनके बच्चों के मर तो गया पाकिस्तान का वो बच्चा जिसके लिए हमने कुछ करना है, और अगर हमने कुछ ना किया तो ये जो कहानियां हैं सियासी इस्तेहकाम तो मुआशी इस्तेहकाम, इट विल गेट टू लेट। हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो खुर्रम साहब, दोनों सूरतों में हम देखें, दोनों जानिब यही हाल है ना। एग्जैक्टली अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे भी यही सारे मजे और अल्ले तल्ले चल रहे हैं, और यही सारा जो है वो हाल ऑपोजिशन का भी है। लेकिन पिस्ती तो अवाम है, अब अवाम कह रही है कि हमें कोई रिजल्ट चाहिए। उसके लिए अब PTI ये कहती है कि जी हम मूवमेंट करेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। तो इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। सो आप समझते हैं कि ये इतना आसान होगा, जबकि SN गवर्नमेंट उनको वेलकम कर रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, या ये भी बस एक मूवमेंट और एक तरह से कह रहे हैं कि सियासी सरगर्मी होकर खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी सियासी सरगर्मी होगी कि जिसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ अपने मुस्तकबिल का मंजरनामा तय कर सकती है। क्योंकि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को यही शिकायत थी अपनी पार्टी से भी और हुकूमत से भी कि यहाँ पर उनको उस तरह से काम करने की इजाजत नहीं है। तो लाहौर के हवाले से, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के हवाले से वो दौरा इसलिए कामयाब रहा कि चूंकि उनके पास एक कानूनी कवर मौजूद था और वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर आए थे, तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से बाउंड थी कि उनको वो कुछ ना कुछ रियायत दे, और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया, जिससे एक तरह से तहरीक इंसाफ को पंजाब में फायदा हुआ है। तो ये एक जो कैंपेन है ये तो बिल्कुल की जा रही है, और चूंकि चीफ मिनिस्टर एक नया किरदार है और तहरीक इंसाफ की उससे तवक्कुआत भी हैं, और दौरा कराची भी इस चीज़ को तय करेगा कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने कारकुनान को कनेक्ट करना चाहेंगे। अब इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का किरदार है, मेरा ख्याल है कि वो जल्दी में तेल डालने का काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। हर मंगल को जो तमाशा अडियाला जेल के बाहर लगता है, वो आलमी दुनिया को दिखाने के लिए काफी होता है कि कौन से नाअक्बत अंदेश किस्म के बशीर हुकूमत के हैं कि जो इस तरह के मामलात करते हैं। हुकूमत खुद मेरा ख्याल है अपना नैरेटिव बनाने में संजीदा नहीं है। उनको ये लगता है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है और हम उसके अंदर बेनिफिशरी हैं, तो ये जितने भी विजुअल्स हर मंगल को निकलते हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत में उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उससे कोई आपकी नेकनामी में इजाफा नहीं होता, बल्कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होती। और फिर उसके बाद माजी की मिसालों से उसको मेरा ख्याल है कि एट पार करने की कोशिश की जाती है। तो इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी इस तरह की चीज़ों को काउंटर करने की जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो इंतहाई मेरा ख्याल है कि नाकिस ही होगी। उसकी वजह यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग में हुकूमत की जानिब से, हालांकि हुकूमत के पास एक बड़ा सुनहरी मौका था कि मई में हमने एक जंग जीती है, उसके बाद आलमी दुनिया में हमारी जो रेटिंग है वो बेहतर हुई है, लोगों की पॉजिटिव चीजें आई हैं, लेकिन ये सारा का सारा मामला हम किसी बेहतर मुआशी सरगर्मी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। सिर्फ एक चीनी की और गंदम की अगर आप मिसाल ले लें, हर हफ्ते हुकूमती सरकारी इदारा रेट्स शाया करता है, 160 रुपए किलो चीनी जो है वो 205 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन पूरी हुकूमत को सांप सूंघा हुआ था। उसकी वजह यह है कि शुगर मिल्स मालकान जो है वो एक कार्टेल है और किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी को कोई होश नहीं आया, किसी ने कोई छापे नहीं मारे। 45 रुपए फी किलो चीनी जो है वो महंगी बिकती रही, यहाँ तक कि कैबिनेट में हारून अख्तर साहब ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर कोई महंगी चीनी खरीदता है तो किसी को क्या तकलीफ है। तो इस तरह की अगर एटीट्यूड गवर्नमेंट की जानिब से रहेंगे और पॉलिटिकल चीजों को मिसमैनेज किया जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि वो अपना नैरेटिव इस तरह से बिल्ड कर लेंगे या हालात को काबू में रख लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली होगी। सही है,
ठीक है खुरम साहब, लास्टली बता दीजिएगा सुहेल आफरीदी का किरदार किस तरह से देख रहे हैं? हमने पहले भी देखा अली अमीन गंडापुर साहब थे किस तरह से जारहाना सियासत उनकी जानिब से की गई, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि शुरू में तो थोड़ी सी उस तरह की जारहाना पॉलिसी इख्तियार की गई, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने टर्न डाउन किया है और वो चाह रहे हैं कि वो लोगों से बात करें। उन्होंने पैगाम भी दिया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए भी तैयार हैं और हम सियासी जमातों से भी बात करेंगे। आप समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होने जा रहा है? सर देखिए, बेहतरी की तवक्को पता नहीं कौन रख सकता है या क्या, हमें बेहतरी नज़र नहीं आती इस अप्रोच के साथ। सुहेल आफरीदी का एक बड़ा इस जमात को एक क्रेडिट किया जाता है कि ये बड़ा अच्छा ड्रामा स्टेज करते हैं और डिसेप्शन की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इतना उलझा देते हैं लोगों को कि असल चीज़ से नज़र हट जाती है। माजिद निज़ामी ने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कार्टेल्स का, तो इशू हमारा ये लफ्ज़ बहुत बड़ा इशू है हमारा। ये कार्टेल्स जो है ये सिर्फ चीनी माफिया नहीं है, ये जाली अद्वियात से लेके मंशियात से लेके, वैसे उसने वो वेनेजुएला वाले जो हैं वो आज खुशी मना रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि मैंने तुम्हें कार्टेल्स से निजात दे दी है। तो दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है। कमिंग बैक टू दिस स्पेसिफिक पर्सन सुहेल आफरीदी को अगर हम देखें तो आप मेरा कंसर्न क्या होगा कि एज ए चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस मैं ये पूछूं कि भाई तुम क्या कर रहे हो अपने प्रोविंस के अंदर। तुमने सीट के ऊपर बैठते हुए एक जो सीनियर आदमी है उसको तुमने कमिश्नर लगा दिया है और तुम्हारे नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो पैसे दे के तुम्हारे सेक्रेटरीज लग रहे हैं। कुछ होश करो, वहां पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास? तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी कर क्या रहा है तुम्हारे सूबे के अंदर? तुम्हारे डिप्टी कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं तुम्हारे सूबे के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है तुम्हारे सूबे के अंदर? तो तुम ये जो नया डिसेप्शन या एक शैम प्लान लेके चल रहे हो, वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इधर गालियां निकालने वाली पर्सनैलिटी है और जाके मैं दूसरे सूबे के अंदर जाके यू बिकम अ गुड बच्चा, बड़ा अच्छा सा बच्चा बन के बड़ा धीमा धीमा बात करते हो और धूप में भी छतरी लेके निकल रहे हो और नीचे लोग कह रहे हैं जी देखे हमारा चीफ मिनिस्टर बारिश में छतरी लेके निकल रहा है। ओ भाई धूप है, दाएं बाएं किसी और ने छतरी नहीं ली हुई। तो ये जो डिसेप्शन की पॉलिटिक्स है, वैसे हम बड़े सगीर पाक व हिंद इसको पसंद भी बहुत करते हैं। कॉलोनियलिज्म का जो असर है ना हमारे अंदर ये है कि हम इसे पसंद करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई चीज बेहतरी आएगी। बस टाइम जाया होगा मारूफ और अगला आपका पॉइंट आ गया है खुरम साहब। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि टाइम ज़ाया होगा इस तरह की। सुहेल आफरीदी कोई बड़ा चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा खुरम हमीद डोगरी साहब दोनों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।